हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने हिंदी के अंतर्गत उपन्यास लाया है। उपन्यास जो देखा जाए तो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम यहाँ पर उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व और वर्गीकरण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे जो अब तक अछूता था, जिसमें आप अभी तक नहीं जान सकी। हर एक बात महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, सारे वीडियो देखने हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। देखा जाए तो संवाद या कथोपकथन ये ऐसी बातें होती है जो कोई भी कहानी या उपन्यासकार का जो है रूप ही चेंज कर देता है। कहते हैं, आपने संवाद तो सुने होंगे, ये इसे डायलॉग के रूप में भी देखा जाता है। तो डायलॉग का अपना एक महत्व होता है और ऐसे कई डायलॉग होते हैं, कई संवाद होते हैं जो लोगों के मन में छप जाती है। संवादों का संबंध कथा वस्तु या पात्र दोनों से ही होता है। कथा वस्तु से भी होती है और पात्र से भी होता है। संवाद प्रायः पात्रों के व्यक्तित्व के उद्घाटन और कथाक्रम के विकास में सहायक होती है। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने एक शोले फिल्म भी देखा होगा और एक अमिताभ बच्चन जिसमें गब्बर का रोल लेता है और एक जो होता है दूसरे गब्बर जो आप पुराने फिल्म में देखते होंगे। दोनों फिल्म बनाई गई दो रूपों में और इसकी कथा वस्तु एक ही थी। समय काल बदल दिया गया, लेकिन देखा जाए जो शोले फिल्म सुपर हिट गया, अमिताभ बच्चन वाले फिल्म में हिट नहीं गया जिसमें अमिताभ बच्चन गब्बर का रोल किया था। तो देखा जाए तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि जो संवाद जिस पे फिट बैठता है वही सही होता है। तो ये संवाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण, संवाद भी जब लिखी जाती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी ध्यान में रख के लिखी जाती है और कथा वस्तु भी और पात्र दोनों, यानी व्यक्ति और कथा वस्तु दोनों को साथ में रख के बोला जाता है। अगर मान लीजिए कोई संवाद भारी भरकम लोगों का है और उसको एक बच्चा बोल रहा हो तो कितना हंसी का पात्र बन जाता है। देखा जाए जो संवाद कथा वस्तु के विकास में सहायक नहीं होते हैं, अर्थात पात्रों के चरित्र पर प्रकाश नहीं डालते हैं, चाहे वह कितने भी सजीव हों, उपयुक्त नहीं माने जा सकते जब तक वो पात्र जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा न करता हो, उसमें संवाद में एक जज्बा न हो, एक बात न हो, एक पॉइंट न हो, तब तक जो है वो सही रूप नहीं दे सकता है। संवाद परिस्थिति और पात्र के वैधिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। संवाद जब लिखी जाती है कोई कहानी में या कोई उपन्यास में तो परिस्थिति को देख के लिखना चाहिए। वो वैधिक जो पात्र है उसकी वैधिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। संवादों की भाषा भी पात्र अनुकूल होना चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसी बातों का उच्चारण कर सकता है कि नहीं, और करता है तो श्रोतागण को कैसा लगता है। इनका विषय भी पात्रों के मानसिक धरातल के अनुरूप होना चाहिए। संवाद देश काल के अनुरूप सार्थक और संक्षिप्त और उपन्यास की कथा वस्तु के रोचकता को बढ़ाने वाले होना चाहिए, जिससे जो है इसमें कथा वस्तु की रोचकता आ जाता हो और उसमें सरसता और सजीवता के गुण भी होना भी आवश्यक माना गया है। तो ये सारे बात संवाद और कथा कथन की महत्वपूर्ण विचारधारा के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारे समक्ष देश काल वातावरण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हमारे समक्ष आता है तत्व के अंतर्गत, उपन्यास के तत्व के अंतर्गत देश काल वातावरण। देश काल वातावरण का भी काफ़ी उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कथा वस्तु के वास्तविकता का आधार देने के साधनों में वातावरण मुख्य रहता है। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि पात्र कौन सी परिस्थिति में या वातावरण में रहते हैं, हमें उनका पुण्य परिचय प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम आदिकाल के मानव का फिल्म
जो है फिल्मा रहे हैं, और हमें ये नहीं पता होगा कि आदि मानव लोग किस परिस्थिति में, किस देश काल में, किस वातावरण में रहते हैं, तो हम उसको सही सही परिस्थितियाँ नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए अगर अब आदि मानव के समक्ष होने वाले परिस्थिति को अगर आप आज के जनरेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हो तो ये तो बहुत ही गलत हो जाता है। इसी के अंतर्गत बाबू गुलाम राय लिखते हैं कि जिस प्रकार बिना अंगूठी के नगीना शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार बिना देश काल वातावरण के पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं होता है। कि जब तक वातावरण प्रस्तुत नहीं होगा तब तक जो है पात्रों का व्यक्तित्व भी कोई काम का नहीं रह जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाबू गुलाब राय ने बताई। देश काल वातावरण समसामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। देश काल वातावरण जो है सामाजिक, समसामयिक भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, या दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। यह मानसिक भी हो सकता है। ऐतिहासिक उपन्यास में देश काल वातावरण का वर्णन विशेष रूप से आवश्यक होती है, और उपन्यास मानव जीवन का चित्र है। उपन्यास जो एक मानव जीवन का चरित्र चित्रण दिखाता है, तो वातावरण उस चित्र में रेखाओं, रंगों आदि का काम करके उस चित्र को सजीव बनाने का कार्य करता है। यानी वातावरण उस तरह के होने से पात्र जो है जीवित हो उठता है, और हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि सच्ची में हम उस क्षेत्र जगह में गए थे। अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर फ्यूचर वाली चीज़ें हम न दिखाएं तो लगता है कि जैसे कि हम अभी समय काल को दिखा रहे हैं। देश काल वातावरण के वर्णन द्वारा उपन्यासकार समाज के बाहरी जीवन और उसमें प्रचलित रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, कुरीतियाँ, रहन सहन, तत्कालीन राजनीति, संस्कृति, परिस्थिति आदि भी परिचय देता है। यानी वातावरण के रिगार्डिंग आप ये बात समझ सकते हो कि वातावरण में जो है रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, रीतियाँ, रहन सहन, तत्कालीन राजनीति, संस्कृति, परिस्थिति आदि भी परिचित होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर हम 1857 की बात देखें, अगर वहाँ पर कोई 21-22 साल की अगर लड़कियां को शादी करते हुए दिखाई जाती है तो एक बड़ा ही अजीब लगेगा, क्योंकि उस समय जो है 12-13 साल के बच्चों की शादी हुआ करती थी, और उस समय सती प्रथा भी थी। तो कहते हमारे में सब बातें पता रहती, जैसे कहते हैं जैसा देश काल वातावरण होती है वैसी प्रकार के रीति रिवाज को भी हमें दिखाना पड़ता है, धार्मिक विश्वास को भी दिखाना पड़ता है, कुरीतियों को भी दिखाना पड़ता है, रहन सहन भी दिखाना पड़ता है। जैसे आपने फिल्म देखा होगा मोनोजोधारो, इसमें इस बात पे दिखाई गई कि उस समय मातृ देवी थी, एक सिंघी दिखाई गई थी, तो फिल्म में भी दर्शाया गया, और उस समय के औजार भी उसमें चित्रित की गई। तो यही बात महत्वपूर्ण होता है कि जैसा देश काल होता है वातावरण, वैसे पात्र का रहन सहन, रंग ढंग सब प्रस्तुत की जाती है, और इसके अतिरिक्त पात्रों के आंतरिक रूपों को भी इसमें देखना पड़ता है। देखा जाए तो आंतरिक स्थितियाँ का भी परिचय देकर आंतरिक वातावरण की जो है दृश्य सृष्टि करना पड़ता है। स्थानीय वातावरण द्वारा स्थान निरूपण किया जाता है कि जैसा वहाँ पर वातावरण होगा वैसा ही स्थान को भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, तथा प्राकृतिक वर्णन द्वारा बाहरी प्रकृति का चित्रण भी करते हैं। और इन सब को अतिरिक्त उपन्यास में विषय वस्तु के संबंधित देश काल चित्रण का आवश्यक गुण माना गया है, और इसी गुण के कारण कोई भी जो पात्र होता है वो जीवित हो उठता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं जो है उपन्यास के तत्व के अंतर्गत शैली। तो चलिए शैली देखते हैं। देखा जाए तो उपन्यास के तत्व के अंतर्गत तो शैली का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शैली उपन्यास के लिए एक साधन है, पर उसका भी अपना एक महत्व होता है। अंग्रेज विद्वान बफन का कथन है कि स्टाइल इज़ द मैन, यानी शैली ही व्यक्ति है। अगर आपका स्टाइल अच्छा है तो आप एक व्यक्ति हो, अगर आप में स्टाइल नहीं है तो आपका कोई पूछ नहीं है, यानी कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो स्टाइल देखा जाए तो हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। अगर हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसमें स्टाइल का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखा जाए तो शैली विभिन्न
के कारण ही लेखक अलग से पहचाना जाता है। यानी शैली के कारण ही लेखक जो होता है अलग से उसकी पहचान बनती है। और देखा जाए तो उपन्यासकार कई प्रकार की शैली का आश्रय लेता है, जैसे व्याख्यात्मक करता है यानी व्याख्या करके, अभिनयात्मक यानी अभिनय करके, आत्मकथात्मक यानी आत्मकथा यानी स्वयं की कथा आदि। इन विभिन्न विभिन्न शैलियों के आधार पर उपन्यास साहित्य के अलग अलग भेद किए गए हैं। अब चलिए इन पे प्रकाश डालें कि शैलियों में वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्र अथवा डायरी शैली या उद्देश्य क्या अपना महत्व रखते हैं। देखा जाए तो शैली के अंतर्गत पहला आता है वर्णनात्मक शैली। इस शैली के उपन्यास में उपन्यासकार कथा का वर्णन स्वयं करता है। यानी कथा आपने देखा होगा, जैसे जैसे मुन्ना भाई MBBS, उसमें जो है जो कथावाचक होता है वो बीमार कंडीशन में होता है और पूरे ही फिल्म में गौन होता है, लेकिन अंत में वो कहता है कि मुझे उसने ठीक किया, वो कथा सुना रहा होता है बच्चों को। तो ये वर्णनात्मक शैली होगी जिसमें वर्णन किया गया हो अपने जीवन के बारे में। और हिंदी के अधिकांश उपन्यास इसी शैली में लिखे गए हैं। हिंदी के जितने भी उपन्यास हैं इसी शैली में लिखे गए हैं। उसके पश्चात आता है आत्मकथात्मक शैली, जिसमें हम स्वयं के बारे में लिखते हैं। इस शैली के उपन्यास में कोई एक पात्र अपना कथा स्वयं कहता है, यानी उसमें स्वयं ही अपने बारे में बताता है कि मैं ऐसा था। हिंदी में ऐसे उपन्यास बहुत कम लिखे गए हैं। अगय का शेख एक जीवनी तथा इलान चंद्र जोशी का सन्यासी इसी शैली में लिखे गए उपन्यास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तो ये आत्मकथा शैली भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो स्वयं की शैली होती है। बेशक ये शैली बहुत ही कम लिखी गई है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगय का है, जो शेख एक जीवनी, जो इलान चंद्र जोशी के सन्यासी, ये दो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आत्मकथा शैली में आती है। और वर्णनात्मक शैली तो हमारे कहते हैं हिंदी के अधिकांश उपन्यास इसी शैली में वर्णनात्मक में ही लिखी गई है। उसके पश्चात आता है पत्र अथवा डायरी शैली। आपने पत्र और डायरी शैली भी देखा होगा। आपने इसका जो है डायरी ऑफ यंग गर्ल सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कभी लाइफ में। अगर नहीं पढ़ा है तो BA में ही आगे आपको मिलेगा। तो डायरी शैली भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो डायरी देख देख के हम पढ़ते हैं। और इसमें आपके एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था गजनी। उसमें डायरी शैली का उपयोग किया गया था। और इस शैली के उपन्यास में कथा पात्रों द्वारा डायरी के पृष्ठों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। पंडित वेचन शर्मा उग्र की चंद्र हसीनों के सतूत इसी शैली का उपन्यास है। यानी पंडित वेचन शर्मा ने जो है अपनी पुस्तक चंद्र हसीनों की खतूत इसी शैली में लिखा था, डायरी शैली। और मैंने आपको फिल्म का भी एग्जाम्पल दे दिया, तो ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डायरी शैली किस प्रकार की होती है। अब चलिए उद्देश्य पे हम प्रकाश डालें। उसके पश्चात आता है उद्देश्य। उपन्यास का उद्देश्य मानव चरित्र पर प्रकाश डालना होता है। उपन्यास का उद्देश्य मानव चरित्र पर प्रकाश डालना होता है और यह सर्वमान्य भी है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद उपन्यास के उद्देश्य के विषय में कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। कि मानव जीवन में कौन कौन से रहस्य हैं जिसको हम बता सकते हैं, और ये सम्राट प्रेमचंद की विचारधारा है। उपन्यास में जो कथा होती है उसका कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलता है, और प्रत्येक उपन्यासकार के जीवन के प्रति, जीवन की नाना समस्याओं के प्रति जो है जूझना एक आम होती है, और अपने अपने विचार भी होते हैं जिन्हें वह अपने तक सीमित न रखकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाता है, और अपने जीवन दर्शन का संदेश भी वह देना चाहता है। देखा जाए तो विभिन्न भिन्न उपन्यासों में लेखकों ने भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। कहते हैं सभी उपन्यास का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, जो अंततः जीवन के सशक्त प्रश्नों पर उत्तर ही देते हैं कि जीवन में किस तरह की कठिनाई को हम किस तरह से झेल सकते हैं। इन सारे प्रश्न का उत्तर हमें उपन्यास से ही मिल जाता है।
अंततः कहा जा सकता है कि जनजीवन और मानव चरित्र के विश्लेषण के साथ साथ किसी भाव या विचार, सिद्धांत या जीवन के प्रश्नों के उत्तर की अभिव्यक्ति ही उपन्यास का मेन उद्देश्य होता है। कि हम किसी भी मानव चरित्र का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं, उसकी भाव, उसके विचार, उसके सिद्धांत, उसके जीवन में उठे प्रश्न के किस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। और ये प्रश्न हर एक व्यक्ति में होता है और हर व्यक्ति जो है उस प्रश्न का जो है आंसर ढूंढना चाहता है। तो हम किसी मानव के चरित्र के विश्लेषण करके इस बात को उजागर करने की कोशिश करती हैं। उपन्यास के तत्व के विवेचन के बाद बाबू गुलाब राय का उपन्यास के तत्व से संबंधित मत उद्धव करना उपयुक्त होगा। कहते हैं यहाँ पर बाबू गुलाब राव ने साफ शब्दों में इस बात को रखा कि उपन्यासकार अपनी सुरुचि और आवश्यकता के अनुकूल विभिन्न विभिन्न तत्व पर बल देती हैं। कोई भी उपन्यासकार, कहते हैं, अपने पर बीती हुई घटनाओं को ही उपन्यास में जगह देती हैं और वास्तव में ये तत्व एक दूसरे से मिले रहती हैं और उन्हें अलग अलग सत्ता देना उतना ही कठिन है जितना किसी सुंदर फूल से उसका रंग अलग करना होता है। क्योंकि देखा जाए तो आपने कई उपन्यास पढ़े भी होंगे, तो कई उपन्यास में जो है रोचकता लाने के लिए जो लेखक है उसमें अपने जीवन के भी बातें उसमें डाल देता है। प्रेमचंद सरीखे कालविंद्र कथा वस्तु के अपेक्षा चरित्र चित्रण पर अधिक बल देते हैं। यानी प्रेमचंद जी जो हैं किसी भी कथा वस्तु के चरित्र चित्रण पर अधिक बल देते हैं कि चरित्र चित्रण कैसा होगा। तो मार्क्सवादी उपन्यासकार उसी घटना की छानबीन या कथा वस्तु पर बल देते हैं, उसके छानबीन या कथा वस्तु पे वो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग करते हैं। और यह बल कलाकारों के आदर्श उद्देश्यों पर बहुत कुछ जो है अवलंबित रहता है। मेन जो होती है बात कलाकार पे ऊपर डिपेंड करता है कि इस उपन्यास में अपने आप को किस प्रकार से ढाला है और कैसे उसकी संवाद है, कैसे उसकी विचारधारा है, कैसा उसका देश काल है। परंतु उन्हें सब तत्वों के अनुपातिक परिपारक करना आवश्यक हो जाता है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने यहाँ पर हर एक बात को आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि अगर एक दो बार वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा तो सारे बातें आपको मन में घर कर जाएगा, क्योंकि सुना सुनाया बातें बहुत जल्दी याद हो जाता है। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, क्योंकि जो बच्चे आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, जो आपको भी पता नहीं होंगे, जो बीए में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके स्टेटस से किसी दूसरे बच्चों को जो है मदद मिल जाता है। और यही तिरपान स्टडी सेंटर का मेन मकसद है कि दूसरे का भलाई भी करना महत्वपूर्ण होता है और ये आप इसका जो है सूत्र बन सकती हो। तो सोचिए नहीं, ज़रूर इसको जो है लिंक को व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाइए, जिससे ये दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और ये बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, तभी आने वाला समय में और वीडियो आप प्राप्त कर सकोगे। दोस्तों सोचिए नहीं, इतना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये नहीं कि वीडियो देख लिया और स्किप कर गया, ठीक है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि आप एक बार देखिएगा चैनल कहाँ चला जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति का यही पहचान होता है कि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, अगर इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में ज़रूर सेव कीजिए। और कहते हैं लाइक भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है बनाने वाले का। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो बनाता है और ये हमेशा बनाता रहेगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।